चलिए, आ रहा आवाज और कम कर दें हैं? मध्यकालीन भारत याद हो रहा है? आज एक अभी ना फ्लो चार्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है? आराम से खाली सुनिएगा, ये फ्लो चार्ट को दिमाग में हटा लेना। हाँ, बहुत लोग स्टूडेंट कह रहे सर लिखने में छूट जा रहा है, ठीक है? तो पीडीएफ का इंपॉर्टेंस समझ में आया? पीडीएफ जो आपको मिल रहा था और नहीं मिला उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? किसमें मजा ज्यादा था, पीडीएफ वाला में कि लिखने वाला में? देखिए मेन क्या है ना, मजा तो दोनों में है ना? मेन आपको है कि भाई आपको याद होना चाहिए, सारे पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है? मेन नाम, इतिहास में नाम चलता है, नाम याद हो गया कहानी खत्म, ठीक है? तो अभी एक फ्लो चार्ट आपको बना के दे रहे हैं, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ना पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? क्या लिखवाते हैं तो? हाँ अच्छा चलिए ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे बताइए? नहीं समझाए कहाँ तक थे? समझिए, देखिए ना, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप तुर्क आक्रमण, क्या तुर्क आक्रमण पढ़ा रहे थे ना? तुर्क आक्रमण, ठीक है? देखिए इससे पहले क्या पढ़ाए थे बताइए? अरब आक्रमण ना, अरब आक्रमण। अब अच्छे से समझिए सिर्फ क्या है अरब आक्रमण में। आपको हम एक चार्ट बना के दिए थे क्या बनाए थे बताइए? अरब आक्रमण 711 एडी ना? कौन था? ओबैदुल्ला था ना? सफल क्या असफल? असफल था। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? ये वाला जो था कब? 712 एडी, बताइए कौन? मोहम्मद बिन कासिम ना? मोहम्मद बिन, देखिए हल्ला कर रहा से बोर्ड शर्मा गया, ठीक है? हैं? अरे ये वही पढ़ा रहे। एक सेकंड ओ अच्छा, मच्छी बैठ करके ना स्पीड बढ़ा दिया। ये बड़ी टोटल ना 14 पेज बना दी, देखिए बना दी ना, इसका भी कमाल ही है, ठीक है? चलिए ना, देखिए तो मोहम्मद बिन कासिम था ना? तो मोहम्मद बिन क्या कासिम था, ठीक है? अब बताइए मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ी हुई बातें। तो मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या बताए थे कि ये कहां कहां आक्रमण किया था? देवल पर आक्रमण किया ना? देवल पर आक्रमण किया, कब किया था? 712 एडी में। कितना लाया था घुड़सवार? इसको बोलते हैं सीरियन घोड़सवार। क्या है? हाँ, सीरियन घोड़सवार, ठीक है? घोड़सवार। हाँ बताइए कितना ऊंट लाया था? 3000 ऊंट लाया था, ठीक है? ये मकरान तट के रास्ते देवल पर आक्रमण किया था। किस तट के रास्ते? मकरान तट, ऐसे मकरान तट के रास्ते। अरे भैया तो इसीलिए ना देवल पर आक्रमण। मकरान तट के रास्ते कहां पर आक्रमण किया? देवल पर आक्रमण, ठीक है? अभी हम बोले क्या कि खत्म हो गया अरब आक्रमण तुर्क आक्रमण? नहीं ना, ठीक है? जितना आप लिखे कल लिखे, इसलिए तो फ्लो चार्ट बना रही है। चार्ट बनाना बहुत जरूरी है इतिहास में, ठीक है? हर टॉपिक में आपको ऐसे फ्लो चार्ट अपने कॉपी में होना चाहिए। कॉपी पलटिए, बस एक नजर लगाइए और उसको याद कर लीजिए। ऐसा बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आया, आक्रमण किया, ठीक है? पहले देवल पर आक्रमण किया, उसके बाद कहां किया था बताइए फटाफट? निरुल किला ना?
तो निरुल किला, तो निरुल किला पर ये आक्रमण किया था। देखिए जब निरुल किला पर आक्रमण किया था ना, तो यहाँ पर इसका बेटा था जयसी। क्या था? जयसी। बताइए जयसी भाग के कहाँ गया था? ब्राह्मणावाद। कहाँ? तो भाग करके कहाँ गया था? ब्राह्मणावाद गया था। फिर वहां से भाग करके कहाँ गया था? चित्तूर चला गया था ना। और इसी चित्तूर में इसको इस्लाम धर्म स्वीकार कौन करवाया था? भूल गए? बताया था ना। अब समझिए, देखिए कौन करा, समझिए पहले। देखिए जैसे निरुल किला पर आक्रमण आता है, देवल पर आक्रमण आता है, तो बताइए ईरान में उस समय कौन था खलीफा के पद पर? तो भैया इस समय ईरान में खलीफा के पद पर कौन था? तो खलीफा के पद पर था वाजिद प्रथम ना। ये वो एक खलीफा था, ठीक है। इसको मरने के बाद एक खलीफा बनता है सुलेमान। कौन बनता है? और इसका बताइए सूबेदार का नाम क्या था? हजाज ना। लेकिन जब ये सुलेमान गद्दी पर बैठता है, खलीफा बनता है, तो हजाज को पसंद नहीं करता है। क्लियर है? तो फिर सुलेमान अपना एक है ना बनाता है सूबेदार, उसका नाम करता है याजीद। क्या? और याजीद 18 दिन के बाद मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी अफसोस करता है सुलेमान। उसके बाद ना बनाता है हबीब को। किसको? और यही हबीब इसको क्या करता है? इस्लाम धर्म क्या करता है? स्वीकार करवाता है इस्लाम धर्म। तो आपको ईरान का खलीफा वाजिद प्रथम। वाजिद प्रथम। क्या? वाजिद। और इसका सूबेदार कौन था? हजाज। फिर इसका एक भाई था। क्या? तो मरने के बाद कौन खलीफा बना? सुलेमान बना, ठीक है। और सुलेमान फिर अपना किसको बनाया? याजीद को बनाया। फिर याजीद को 18 दिन के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु। कौन बना था? हबीब। क्या करवाया था? याद रहेगा? इतना आपको याद रखना है, ठीक है। देवल के मैदान के बाद निरुल किला। निरुल किला में जैसी बात आ गया। तीसरी बातें अगर हम करेंगे अरब, है ना, अरब आक्रमण का, तो बताइए निरुल किला के बाद क्या? रोवर का मैदान ना। बताइए रोवर के जो मैदान था, इस रोवर के मैदान में कौन बैठा हुआ था? राजा दाहिर था। राजा दाहिर की कितनी पत्नी? 2 पत्नी थी, ठीक थी। नाम क्या था? एक का नाम था लाडी बेगम। एक का नाम क्या था? पानी बेगम। इसकी का नाम क्या था? पान बाई। इसी का नाम क्या था? रान बाई था। बताइए ऐसा कहा जाता है कि लाडी बेगम साथ नहीं दे रही थी रोवर के मैदान में। कब? जब कौन कौन लड़ रहा था? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, ठीक है। ये साथ नहीं दे रहे थे। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये दाहिर को साथ नहीं दे रही थी, ठीक है। दाहिर का साथ नहीं दे रही थी, ठीक है। देखिए कई बुक में लिखा हुआ है ना कि ये मिल गई थी। किसके तरफ? मोहम्मद बिन कासिम की तरफ। और कई बुक में लिखा हुआ है ना कि मोहम्मद बिन कासिम लाडी बेगम को कैद कर लिया था, मतलब पकड़ करके कैद कर दिया और बंद कर दिया, ठीक है। कमरे में बंद कर दिया, कैद कर दिया, ठीक है। बोला कि भाई तुम कैद रहो। तो दोनों बात लिखते इतिहासकार, है ना। तो इतिहास में ना बहुत सारा चीज ना कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, कुछ बातें। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? नाम, ठीक है। अब ये देखिए ये जो थी साथ दे रही थी किसको? हाँ, साथ दे रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि, है ना, जब राजा दाहिर मर गया था तो मरने के बाद भी ये अपने सेनाओं को लेकर के युद्ध क्या रखी थी? जारी रखी थी। और अंत में फिर ये भी क्या मर जाती है ना। तो मरने के बाद युद्ध जारी रखी थी। क्लियर है? बताइए इसके पुत्र का नाम क्या था? जयसी। क्या नाम है? जयसी। अब बताइए पुत्री का नाम? पुत्री 2 थी ना। एक का नाम क्या? सूर्या देवी। एक का नाम परिमल देवी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए रोवर के मैदान के बाद चौथा क्या था? मुल्तान पर आक्रमण ना। मुल्तान पर आक्रमण, ठीक है। और मुल्तान पर आक्रमण कब किया? 713 AD में। इसमें किसका महल था? राजा दाहिर का महल था ना। तो दाहिर का एक महल था भाई। इस महल में अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुआ था? सोना प्राप्त हुआ था। इसीलिए मुल्तान को क्या कहा?
लैंड ऑफ गोल्ड कहा। क्लियर है। फिर इसी मुल्तान को कब्जे करने के बाद यहाँ पे कौन से कर लगाया था? जजिया। जजिया कर कैसा कर है? गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर। इतना याद रखना है, गैर मुसलमानों पर लगने वाला। खुल गया क्या? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर है ना, ऐसे। लगने वाला क्या? धार्मिक कर। यहां तक क्लियर है? बताइए कितने लोगों को छोड़ के लगाया था? 5 लोग को ना। कौन कौन? बच्चा, वृद्ध, महिला, ब्राह्मण और क्या? विकलांग ना। ठीक है। जब ये जजिया कर लगाया था, यहाँ कहानी सुनिए। जब ये आक्रमण किया था, देवल पर आक्रमण, महमूद बिन कासिम कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था ना। बताइए ये है ना, सूबेदार हजाज का कौन था? हजाज का कौन था? दामाद भी था और क्या था? भतीजा भी था। ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, जब यहाँ पे मुल्तान पर आक्रमण कर लिया, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को बंदी बनाया। किसको? लाडी बेगम। और किसको? सूर्या देवी और परिमल देवी को। कहाँ भेज दिया था? अरे भेज दिया वहां हजाज के पास। हाँ, वो सब घटना हुआ। अब आगे देखिए, समझिए। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जब जजिया कर लगा रहा था, तो स्टेटमेंट देता है कि 17 वर्ष से नीचे जितने भी लोग रहेंगे उन पर हम जजिया कर नहीं लगाएंगे। 17 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन पर हम क्या लगाएंगे? जजिया कर लगाएंगे। जो स्वीकार करेंगे ठीक है, नहीं स्वीकार करेंगे उनको सर काट देंगे। कौन बोला? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम कहा कि जो जजिया कर स्वीकार करेगा, है ना, उसको जिम्मी कहेंगे। क्या कहेंगे? जिम्मी कहेंगे। तो इससे एक वर्ड निकल करके आता है कि भाई यहाँ पर, कहां पर? हाँ, यहां पर मतलब कहां पर? मुल्तान वाला क्षेत्र में। कहां पे? तो मुल्तान वाला जो क्षेत्र में जो थे, है ना, यहां पर कहा कि भैया जो जजिया को स्वीकार करेंगे उनको क्या कहेंगे? हम जिम्मी कहेंगे। और जो स्वीकार नहीं करेगा क्या करेंगे? बताइए। सर काट देंगे। हाँ, ऐसे बोलता है। तो ये डर से लोग स्वीकार करने लगा, है ना। कुछ लोग वहां छोड़ करके भाग गया। ठीक है। अब देखिए आगे चल के हुआ क्या कि मोहम्मद बिन कासिम यहां तो ऐसे कहा, लेकिन ये आया कहां से था? अरब के क्षेत्र से। कहां से आया था? अरब के क्षेत्र से। तो अरब के क्षेत्र में उस समय 2 प्रकार के लोग रहा करते थे। ठीक है। एक को कहते थे जिम्मी और एक को कहते थे काफिर। एक को जिम्मी और एक को काफिर। तो जो जिम्मी हुआ करते थे, है ना, वो क्या होते थे? इनको यहूदी भी कहा जाता था। क्या? यहूदी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अरब प्रायद्वीप के अरब मक्का मदीना वाला जो क्षेत्र था, जहां पे इस्लाम धर्म का, है ना, स्थापना हुआ, फिर इस्लाम धर्म धीरे धीरे फैल रहा था, तो वहां के जो लोग थे कितने प्रकार के थे? 2। एक जिम्मी और एक क्या? एक थे काफिर। एक क्या? और काफिर को कहा जाता था कि मूर्ति पूजा करने वाले थे। कौन थे? मूर्ति पूजा करने वाले थे। तो आपको याद रखना है कि अरब वाले क्षेत्र में एक जिम्मी प्रकार के लोग थे और एक काफिर प्रकार के। जिम्मी वाले लोग क्या थे, है ना, अरे जिम्मी वाले लोग मूर्ति नहीं, काफिर वाले क्या थे? मूर्ति पूजा वाले। जो जिम्मी वाले थे वो यहूदी थे, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते थे। किसको? इस्लाम धर्म को। चलिए, अरे ये क्या हो गया भाई? चलिए ठीक। तो इसका आप ले लीजिए। अरे इसका फोटो लीजिए ना पहले आप। इतना याद करना है, नाम याद करना है। ऐसे आज की क्लास का पीडीएफ भी चल जाएगा, ग्रुप में चल जाएगा पीडीएफ। आज पीडीएफ बना देंगे। हाँ, अब फोटो सही आता है तो ठीक है, नहीं तो आज इसका पीडीएफ भी चला जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरब आक्रमण से रिलेटेड इतना ही सारा बात याद रखिएगा। ठीक है ना? इतना याद हो गया, आपका काम बन गया। तो छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा तो इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे मोबाइल में। ठीक ना? ठीक।
आगे चलें, आइए नेक्स्ट, आगे समझिए, आगे समझिए। अरब आक्रमण के बाद अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? तुर्क आक्रमण ना, तुर्क आक्रमण। ठीक, अब देखिए तुर्क आक्रमण में हम लोग दो आक्रमणकारी को पढ़ते हैं। कितने आक्रमणकारी? दो आक्रमणकारी। एक आता है महमूद गजनवी। कौन? महमूद क्या? गजनवी। और एक को पढ़ते हैं क्या? मोहम्मद गौरी ना, ऐसे मोहम्मद गौरी, गोरी भी कहते हैं इसको। गौर पहाड़ी था, उसी के नाम पर गोरी टाइटल हो गया। गौर एक पहाड़ी था, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब आगे समझिए। देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पे आज ना कम से कम यहाँ पे 20 नाम अभी लिखवाएंगे, और वो 20 नाम आपके जुबान पर होना चाहिए, तब मजा है आगे इतिहास में। क्लियर है? देखिए 20 नाम कैसे शुरू होता है। अब देखिए यहाँ तो हो गया, कितने आक्रमणकारी? दो, महमूद गजनवी और क्या? महमूद गजनवी कैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति था? लालची। कैसा था? लालची प्रवृत्ति का था ना, प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, व्यक्ति था ना। ये खाली यहाँ से संपत्तियों को लूट करके कहाँ ले गया? गजनी ले गया। कहाँ ले गया? गजनी। ठीक है, महमूद है ना, महमूद गजनवी। अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में समझिएगा, अभी कुछ भी नहीं लिखना है ना, सिर्फ खाली नोट पॉइंट में समझिए। देखिए हम आपको बताए थे कि अफगानिस्तान जो है, कौन? अफगानिस्तान जो है ना, ये अफगानिस्तान पर किसका शासन था? जो अपना शक्ति विस्तार कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बताए थे ना, ऐसे चंद्रगुप्त क्या? मौर्य। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने जब यहाँ पर अपना शक्ति स्थापित किया, अपना साम्राज्य विस्तार किए, जो भी किए, जितना भी किए, तो यहाँ पे कौन कौन धर्म के लोग रह रहे थे? सॉरी बौद्ध धर्म ना, ये बौद्ध धर्म और कौन से धर्म? और क्या है? हिंदू धर्म के लोग रह रहे थे। ठीक है, हिंदू धर्म में कहा गया है कि ईश्वर तक जाने के लिए कितने मार्ग? कल बताए थे ना, कौन कौन? हाँ, तो मार्ग 3 है ना, एक होता है ज्ञान, एक होता है कर्म, और एक होता है क्या? भक्ति। सभी धर्मों को सम्मान करता है ना। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ना, ये तो था यहाँ पे, तो उस समय अफगानिस्तान जो था 2 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांत में? 2 प्रांत में। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एक प्रांत का नाम था काबुल। क्या? काबुल नाम था। एक का नाम था जाम्बुल। क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए, काबुल किससे सीमा लगाता था? जाम्बुल किससे लगाता था? ईरान की राजधानी तेहरान ना। ठीक है, ईरान की राजधानी, और ईरान में ही एक बंदरगाह है, नाम है चाबहार बंदरगाह। क्या है? चाबहार बंदरगाह। बंदरगाह याद कर लीजिएगा यहीं पर। ठीक, आगे देखिए, आगे। हाँ, ये जो था जाम्बुल, इस पर लगातार ईरान के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। किसके द्वारा? सॉरी, ईरान के द्वारा इस पर आक्रमण किया जा रहा था। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा ना। आगे देखिए, ईरान के द्वारा लगातार यहाँ पे आक्रमण किया जा रहा था, और जो इस्लामिक देश थे, कौन से देश? इस्लामिक देश थे। ठीक है, तो इस्लामिक देश लगातार इस पर आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करते करते क्या हुआ कि जाम्बुल पर इस्लामिक शक्ति स्थापित हो गई। कैसा शक्ति? तो इसके बाद आप कहेंगे ना यहाँ पे कि जाम्बुल में कैसा शक्ति? इस्लामिक। कैसा? इस्लामिक शक्ति स्थापित हो गया। अब बताइए, जब इस्लामिक शक्ति स्थापित हो गया तो जाम्बुल का नाम क्या रखा गया था? जाम्बुल किस्तान ना, ऐसे जाम्बुल किस्तान। हाँ, और ये जो जाम्बुल किस्तान था, है ना, इस जाम्बुल किस्तान में एक शासक बना, और उस शासक का नाम था अमीर अबू बकर लावी। अमीर क्या नाम था? अबू बकर। अबू बकर क्या? यहाँ का क्या बना? शासक बना, अमीर अबू बकर लावी। और उसके बाद जाम्बुल किस्तान पर तो शासक बन गया, लेकिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति आया स्पाइडरमैन की तरह, ऐसे उड़ते हुए, ठीक, और आया और इन पर अटैक कर दिया, लावी पर, है ना। लावी पर हावी हो गए, और हावी हो गए, उनका नाम था अरब अल्पतगीन। क्या नाम था? अरब अल्पतगीन नाम था। और ये अल्पतगीन इन पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके, है ना, ये जाम्बुल किस्तान पर क्या कर लेता है?
कब्जा कर लेता है। जब जाम्बुल के स्थान पर एक कब्जा करते हैं तो ये अरब अल्पतगीन अपनी राजधानी बनाते हैं गजनी को। किसको बनाते हैं? गजनी को बनाते हैं। किसको? गजनी को क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा है ना? तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब वहां के बाद अब देखिए आगे जादू चलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? तो बताइए तुर्क आक्रमण में कितने शासक? 2। कौन कौन? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी कैसा प्रवृत्ति का था? और मोहम्मद गौरी कहा कि भैया हम लूट के नहीं ले जाएंगे, हमको भारत पर राज करना है। कहाँ राज करना है? भारत पर राज करना है ना। तो ये कहा कि भैया हम भारत में ही क्या करेंगे? साम्राज्य विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? साम्राज्य विस्तार करेंगे। क्लियर है ना? ये कौन बोला? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। बोला भाई को कि भाई तू गजनी संभालो, हम कहाँ चलें? भारत। लेकिन महमूद गजनवी का भी आगे बता रहे अपने भाई से पूरा लड़ा था, 7 महीना तक लड़ा था, है ना। अपने भाई को हालत खराब कर दिया। लास्ट में इसका भाई हार गया और एक अपना गजनी पर सत्ता स्थापित कर लिया था। तो बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अफगानिस्तान है, यही अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। किस वाला क्षेत्र? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, रही ना। आगे चले, आगे देखिए। अब आते हैं हम यहाँ पे अरब अल्पतगीन की कहानी। किसका? अरब अल्पतगीन। ठीक है, अरब अल्पतगीन। बताइए अरब अल्पतगीन था, इसकी राजधानी कहाँ थी? बताइए राजधानी कहाँ थी? गजनी था। और इस गजनी में इसने यामनी वंश बनाया। कौन सा वंश? यामनी वंश। इसी यामनी वंश को गजनवी वंश कहा जाता है। कौन सा? गजनवी वंश। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, देखिए ये जो है ना अरब अल्पतगीन था, है, इसका एक बेटा था। क्या था? जिसका नाम था इकहक। क्या नाम था? और इसका एक उत्तराधिकारी था। क्या? उत्तराधिकारी था, है ना, जिसका नाम था बलपत। क्या नाम था? बलपत नाम था। ठीक है, कहा जाता है कि बलपत दास था। क्या था? दास था। दास का मतलब होता है खरीद लेना। खरीद लेना, शासक खरीद लिया और अपने ही दरबार में रखेगा और उसको वफादार बनाएगा। क्लियर है? तो ये था बलपत। अब देखिए हुआ क्या कि अरब अल्पतगीन यामनी वंश की स्थापना करता है, गजनवी वंश की स्थापना करता है और कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? जब इसका मृत्यु हो जाता है ना, तो इसका बेटा बनता है शासक। इसका बेटा क्या बनेगा? और बेटा था निकम्मा, माने अयोग्य था। क्या था? अयोग्य था। आप बताइए जो अयोग्य रहेगा तो ये मुंह देखेगा इसका। बोला एक है को भागो हटो, हम बनेंगे शासक। तो बलपत क्या बन गया? शासक बन गया। तो एग्जाम में पूछता है कि अरब अल्पतगीन के बाद यामनी वंश या गजनवी वंश का शासक कौन बना था? इकहक। और इकहक अयोग्य था, है ना। बलपतगीन क्या किया? इसको भगा दिया, है ना। बहुत सारे बुकों में लिखता है कि मार दिया था। क्या किया था? मार दिया था। लेकिन आप इतना याद रखिए कि अयोग्य था तो इसको साइड कर दिया और शासक कौन बन गया? बलपतगीन। बलपतगीन शासक बना और बलपतगीन अपना उत्तराधिकारी को एक लाया। ठीक है, उत्तराधिकारी को लाया और वो उत्तराधिकारी का नाम था पिराई। क्या नाम था? पिराई नाम था। ठीक है, और पिराई जब उत्तराधिकारी था, है ना, ये जो पिराई था ये बलपतगीन की कहानी जान रहा था। भैया शासक के बेटा को हटा करके शासक बना है, मतलब कि इकहक को हटा के क्या बना था? अरे गजनी साम्राज्य का बना था ना शासक। तो ये कहा कि भैया जब ये हटाया तो हम भी हटा देंगे इसको। तो पिराई भी किसको हटा दिया और फिर कौन बन गया शासक गजनी का? पिराई बन गया। अब हुआ क्या समझिए आगे। पिराई का उत्तराधिकारी का नाम था पिराई के उत्तराधिकारी का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? ऐसे सुबुक्तगीन नाम था। और ये जो सुबुक्तगीन था, देखिए इनको भी दास से कहा जाता था। क्या? और इनको भी क्या? दास कहते थे। हाँ, अब कहा जाता है ना कि ये अरब अल्पतगीन जो था, ये अरब अल्पतगीन का ये कौन था? दामाद था। कौन? दामाद था, है ना। और बताइए उत्तराधिकारी किसका? अब यहीं से कहानी शुरू होती है, समझिए। जैसे ही लोगों ने शक्ति बढ़ा रहा था अपना, कहां पर? गजनी में।
जिस समय गजनी में सुबुक्तगीन तक की कहानी जब पहुंचती है गजनी में, है ना, और ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहे थे। कहाँ? भारत की ओर। भारत पर इन लोगों को मनसा था, क्योंकि भारत पर तो भैया गजनी से भारत आना ही था। हुआ क्या, देखिए समझिए, हुआ ये कि ये सुबुक्तगीन और पिराई, तो जब ये उत्तराधिकारी के पद पे था उसी समय ये पिराई पर एक हिंदू शासक राजा आक्रमण करता है। कौन? हिंदू शासक राजा, जिसका नाम रहता है जयपाल। क्या नाम रहता है? वो कौन शासक था? हिंदू शासक था ना, तो हिंदू शासक राजा था। कैसा राजा? हिंदू शासक राजा था। इसको हटाइए, ये क्या लिखे थे यहाँ पे? गजनवी वंश ना, हिंदू शासक क्या? राजा, हिंदू शासक राजा था जयपाल। ठीक है, सुबुक्तगीन अपने वफादारी को दिखाते हुए जयपाल को हरा देता है। किसको हरा देता है? जैसे जयपाल को हराया तो इसका ना कॉलर खड़ा हो गया, और अच्छा काम किया ना, कॉलर मोड़ के आता था तो कॉलर खड़ा कर लिया। तो पिराई कह रहा है यार बाड़ा ताइट रहा है जी, है ना। सुबुक्तगीन कहता है कि भाई हम जयपाल को हराए हैं, हिंदू शासक राजा को हराए हैं, जयपाल को है। जयपाल बेचारा हार गया। सुबुक्तगीन जब एक बार हरा दिया ना तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर गया कि ये कहा पिराई को मार के अब हम शासक बनेंगे। तो पिराई को मार के कौन बनता है शासक? तो सुबुक्तगीन क्या बन गया? शासक बन गया। ठीक है, जब सुबुक्तगीन शासक बना, है ना, तो सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे। कितने बेटे? तो इसका 2 बेटा था। ठीक है, एक बेटा का नाम था इस्माइल। क्या नाम था? है ना, इस्माइल नाम था। और एक बेटा का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी नाम था। अब सुबुक्तगीन अपने शक्ति को बढ़ा रहा था। राजा जयपाल को हरा दिया था। राजा जयपाल हार करके फिर अपने शक्ति को बढ़ा रहा था कि फिर आक्रमण करेंगे, है ना। और सुबुक्तगीन के कितने बेटे? 2। नाम क्या? और क्या? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी और इस्माइल, ये था आपका छोटा बेटा, और ये क्या था? बड़ा बेटा। मना सुबुक्तगीन है ना अपना उत्तराधिकारी घोषित किसको किया? इस्माइल को। सुबुक्तगीन अपना उत्तराधिकारी छोटे बेटा इस्माइल को घोषित करता है। महमूद गजनवी करता है बड़का के रहते छोटका आगे, है ना। गुस्सा हो गया महमूद गजनवी कहते ऐसे कैसे होगा? ये छोटा भाई कहा कि भाई पिताजी कह दिए तो कह दिए, उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? हम। अब ये दोनों भाई के बीच में लड़ाई होने लगा। इनके मृत्यु के 7 महीना तक लड़ाई चला। महमूद गजनवी जीत गया। ठीक है, महमूद गजनवी जब जीत गया, है ना, तो महमूद गजनवी के 2 बेटे। कितने बेटे? 2 बेटे थे। ठीक है, सॉरी महमूद गजनवी के 2 बेटे नहीं, इसका महमूद गजनवी का 1 बेटा और इसका 1 बेटा। ठीक है, महमूद ना मसूद नाम था इसका। क्या नाम था? मसूद। और इसका बेटा का नाम था महमूद। क्या नाम है? नाम देख रहे कैसा है? महमूद। ठीक है ना, महमूद और क्या? मसूद। अब इन लोग दोनों आपस में लड़ने लगा। तो हमारे पिताजी के हराया था। ठीक है, कौन कह रहा है? महमूद, है ना। और मसूद कह रहा है कि हमारे पिताजी राजा है, शासक है, ठीक है, तुमसे हारने वाले। अब इन लोग दोनों आपस में लड़ाई लड़ा। जीत गया कौन? मसूद। मसूद के 1 बेटा था जिसका नाम था मदूद। क्या नाम था? मदूद। हाँ, लेकिन इसका बेटा आगे नहीं आया। इसका बेटा आगे नहीं आया। मदूद बन गया गद्दी पर। और मदूद का बेटा का नाम था मलिक खुसरो। क्या नाम था? और यही मलिक खुसरो यामनी वंश का अंतिम शासक। इस वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक हजारों बार एग्जाम में पूछा है ना, कि यामनी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या? मलिक खुसरो। मलिक खुसरो के पिताजी का नाम मदूद। मदूद के बाप का नाम मसूद। मसूद के बाप का नाम महमूद गजनवी के बाप का नाम याद है? आगे चलिए, यामनी वंश गजनवी वंश हो गया। तो यहां तक याद रहेगा। अब देखिए, राजा जयपाल को तो हरा दिया था। राजा जयपाल हिंदू शासक राजा था। राजा जयपाल हार गए। ठीक है, तो राजा जयपाल हार गए, लेकिन राजा जयपाल अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। एक अटेम्प्ट और लेते हैं लड़ने के लिए। किससे? सुबुक्तगीन से। जब सुबुक्तगीन राजा जयपाल को हराया था उस समय सुबुक्तगीन शासक था? नहीं था। उस समय उत्तराधिकारी था। किसका? पिराई का। लेकिन जब सुबुक्तगीन एक बार शासक बन गया तो उस समय भी जयपाल क्या करते हैं?
लड़ते हैं। हाँ, ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। फिर आगे हिंदू शासक राजा, तो यहाँ पे 4 हिंदू शासक राजा थे। कितने? 4 थे। इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। कितने? 4 थे। हाँ, तो देखिए 4 का नाम यहाँ पे बताते हैं क्या क्या नाम था हिंदू शासक राजा का। जो 4 थे उनका नाम क्या क्या है। एक का नाम था जयपाल। क्या नाम है? जयपाल के बेटा का नाम था आनंदपाल। आनंदपाल के बेटा का नाम था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन। और त्रिलोचन पाल के बेटा का नाम था भीमपाल। क्या नाम था? और आपसे पूछेगा कि जिस समय अरब आक्रमण के समय महमूद गजनबी, है ना, और सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी का आक्रमण चल रहा था भारत में, इन लोग आक्रमण किए जा रहे थे, उस समय हिंदू शासक राजा में कौन पहला था? जयपाल। अंतिम कौन था? भीमपाल। तो ये पूछा गया कि अंतिम हिंदू शासक राजा कौन? भीमपाल। अंतिम यामनी वंश के शासक कौन? मलिक खुसरो। एग्जाम में याद रहेगा, तो इसको रखेंगे अंतिम हिंदू शासक राजा। अंतिम हिंदू शासक क्या? राजा। यही तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद समझिए आगे। जयपाल जो थे, है ना, ये यामनी वंश के शासकों के साथ बंदिक बना लिए गए। क्या बना लिए गए? बंदिक। जब राजा जयपाल बंदिक बना लिए गए, मतलब ये बंदिक जब बन गए तो बेचारे ये फंस गए, बंदिक बन गए। हुआ क्या कि बोले कि भैया छोड़ दो हमको। हाँ, यामनी वंश के शासकों को ये क्या बोले? छोड़ दो। तो यामनी वंश के शासक बोला कि भैया हम तो भाई क्या है, लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति है। कैसा? लालची प्रवृत्ति का। कौन बोला? महमूद गजनबी। बोला हमको पैसा दो तब छोड़ेंगे, ठीक। तो ये क्या किया कि इस समय ना 2.5 लाख दिनार दिया। 2.5 लाख दिनार ना, दिनार सिक्का होता था, रुपये, है ना। 2.5 लाख दिनार दिया, पैसा तो ये दे दिया। और जयपाल जब घर आया ना तो इसको नींद नहीं आ रहा है। कह रहे भाई इतना बड़ा हिंदू शासक राजा थे और हम पैसा दे के आए हैं। अगर लड़ के आते तो अलग खुशी मिलता ना, कि पैसा दे करके आया। बेचारा को नहीं रहा गया, नहीं रह गया तो सुसाइड कर लिया। तो राजा जयपाल सुसाइड कर लिए, ठीक है। जब राजा जयपाल सुसाइड कर ली तो इनका बेटा क्या? आनंदपाल। बोला महमूद गजनबी कि भैया आनंदपाल, भैया करैत का बच्चा करैते न रहेगा। अरे गोमन साहब के बच्चा गोमने साहब न रहेगा, छोटा रहे या मिर्चाई अगर है तो कम तीखा चाहे ज्यादा तीखा, तीखा तो जरूर रहेगा। तो लड़कियों लोग करके स्पेशली सास जो होती है मिर्चाई होती है ना। सास को कभी अपना माँ मत समझिएगा, समझे। चाहे सास जो होती है मिर्चाई के बराबर होती है, चाहे कम तीखा रहेगी या ज्यादा रहेगी, तीखा जरूर रहेगी, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, अब वो आपको हैंडल करना है कि आप कितना तीखा बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। आप मिर्चाई के हाथ में गए हैं, मिर्चाई को मुंह में डाले हैं, तो अब आपको कैपेसिटी है कि कितना तीखा बर्दाश्त कर सकते हैं, ना। स्पेशली लड़की के लिए याद रखिएगा। एक चीज और लड़की को याद रखना चाहिए, शादी के बाद, ससुराल जाने के बाद, है ना, ससुराल वाले के लिए 1-2 साल के लिए बन जाना चाहिए। वो बोले गाय हैं आप, तो हम गाय हैं। वो बोलेगा भैंस है आप, तो भैंसे हैं, समझे। हाँ, 1-2 साल तक बस। और 1-2 साल के बाद सबके कमी नजर आ जाएगा। और लड़की लोग को शादी के बाद ना दूसरा दिमाग खुलता है। शादी से पहले अलग दिमाग रहता है, शादी के बाद दूसरा दिमाग खुलता है। और वो दिमाग जो खुलेगा ना, उसमें कहीं रजिस्टर में लिखने की जरूरत, पूरा यही डायरेक्ट स्टोर होता है। कौन का बोला, जैसे लड़की ससुराल में पैर रखती है और यहाँ पे टाइपिंग मशीन शुरू, हर एक बात याद रखती है। रखती है कि नहीं? वो नाक में के दिल थी कि कान में के दिल थी, यहाँ तक याद रखती है लड़की लोग। रखते है कि नहीं? हमको देखिए, हमको कुछ नहीं आता कि हमारे शादी के बाद हमारी पत्नी को क्या मिला, लेकिन वाइफ अभी भी बोलती है ना कि मौसी ये दिए थी, वो बुआ ये दी थी, है ना, तो ये दादी ये दी थी। हम याद तरीके हमको पता नहीं। बताइए, सब स्टोरेज है, हमने कब पढ़ाई कर ली सब। तो बोलती है उसमें टाइपिंग मशीन रहता है, पैर जैसी रखे उसी स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में, है ना। और रियल है कि नहीं है ना रियल। तो 1-2 साल तक अपना हो जाना चाहिए, जो बोले सुनते रहिए। उसके बाद सारी कमियों को 2 साल के बाद सुनाइए कि आप में ये डिमेरिट है। उसके बाद आप एकदम शेरनी की तरह रहिएगा वहाँ पर। पहला ही दिन अगर आप रहेंगे एक्टिव में ना, तो उधर से डबल एक्टिव हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है।
शिमला मिर्च ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले, याद हो जाएगा ना। तो बताइए उत्तराधिकारी पिराई था, पिराई का उत्तराधिकारी कौन? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन के दो बेटे कौन? और महमूद गजनवी, है ना। सुबुक्तगिन अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? इस्माइल। महमूद गजनवी कहा भैया हम बड़े बेटे, हम रहेंगे कि तुम रहेगा। दोनों में आपस में लड़ाई हुआ, कितने मंथ? 7 मंथ, 7 माह लड़ाई हुआ। कौन जीता? जीत गया। इसका बेटा का नाम क्या था? मसूद। इसका बेटा का नाम महमूद। आपस में लोग दोनों भी लड़ते ना, जीता कौन? मसूद। मसूद का बेटा मदूद। मदूद का बेटा मलिक खुसरो, जो कि यामनी वंश का अंतिम शासक था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? हिंदू शासक राजा कौन? जयपाल। ये पहला था। कौन भाई? पहला ये बना। टोटल कितने थे? 4। दूसरा कौन? तीसरा, चौथा, ये सब ऐसे ना खत्म हो गया था। महमूद गजनवी लड़ाई कर करके इनको खत्म कर दिया सब, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन? भीमपाल, ठीक है। आगे अब चलिए, आगे चलते हैं। अब आगे कहानी शुरू होता है महमूद गजनवी का, कैसे कैसे भारत में आक्रमण किया और कैसे लड़ाई लड़ा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कौन है? जयपाल का लोकेशन था यह वाला, पंजाब वाला क्षेत्र था। सिंध प्रदेश जो है ना, पंजाब अभी जो आधा आधा बटा हुआ है ना, तो ये सब क्षेत्र था जो ये लोग आने वाला थे इधर से, ठीक है ना। तो क्लियर है ना यहाँ तक? आगे चलें, बोलिए। अब आगे देखिए ना, आगे अब महमूद गजनवी की कहानी देखिए। महमूद क्या? गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 17 बार आक्रमण करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो 17 बार आक्रमण करता है इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो हेनरी एलियट की पुस्तक से। हेनरी एलियट की पुस्तक से। हेनरी एलियट की क्या पुस्तक से? कितने बार आक्रमण करता है? 17 बार। अब देखिए, महमूद गजनवी अपने पूर्वजों से सुन चुका था कि भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। ये अपने पूर्वजों से ना, पूर्वजों से क्या सुन चुका था? भारत क्या है? सोने का चिड़िया है, ठीक है। तो ये भैया लालची था ना, एक ऐसा था, लालची था। हाँ, लालची था, ठीक है। अब आगे देखिए, समझिए। महमूद गजनवी जानते हैं, ये जो हेनरी एलियट की जो पुस्तक, इसमें जानकारी तो मिलती है, अपने पूर्वजों से सुन चुका था कि भाई भारत सोने की चिड़िया है, लालची प्रवृत्ति का था। तो इसके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई इसका आक्रमण कहाँ कहाँ ना स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो 1000 है ना 1 ईस्वी से शुरू होता है इसका आक्रमण और चलता है 1027 ईस्वी तक। कब चलता है? 27 ईस्वी तक। सबसे एक बीच वाला जो आक्रमण था वो आक्रमण बहुत भयंकर था और वो था 1018-19 का आक्रमण। कब? और 18-19 का जो आक्रमण था एक कनौज का आक्रमण था। कहाँ का? कनौज का। एक कनौज का आक्रमण था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कनौज का जो आक्रमण था वहां पे जो शासक था वो शासक कैसा था? तो हिंदू शासक था। कैसा था? हिंदू शासक था, ठीक है। उस शासक का नाम था राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। और इस समय जो कनौज था है ना 2 प्रांतों में बटा हुआ था। एक का नाम था मथुरा, क्या नाम था? और एक का नाम था वृंदावन। क्या? ऐसे वृंदावन नाम था, है ना। और ये दोनों ऐसे क्षेत्र थे जहां पे हिंदू बहुलक क्षेत्र था। कैसा? हिंदू बहुलक क्षेत्र था। और आपको बता दें कि कनौज अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? अरे मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वहां पर ना बहुत ना ये क्या था, मंदिर है। आज भी मंदिर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा मंदिर है। अब आगे समझिए, होता क्या है कि कनौज के बाद एक जगह था, अब आपका उत्तर प्रदेश में, उस जगह का नाम है बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम है? बुंदेलखंड का पठार। पढ़े हैं ना? बुंदेलखंड का पठार है कहाँ? अरे उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश ना। ज्योग्राफी खत्म हो गया आपका है? ऐसे कीजिएगा क्या? चलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझिए। हमको आने से दीपक सर बहुत खुश है, ठीक।
है ना। लेकिन डेली हमको बोलते हैं कुछ नया कीजिए, हम लोग क्या करें नया बताइए। डेली बोलते हैं कुछ नया कीजिए ना, आप में बहुत एनर्जी है ना, कुछ नया कीजिए, कुछ नया कीजिए, ठीक है। तो कल रात में एक नया चीज किए हैं, हाँ ठीक है। तो समझिए क्या किए हैं। आप बिहार से लेकर के ऑल इंडिया, मतलब इंडिया का जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटा से लेकर के क्या बड़ा तक, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सब में हिस्ट्री रहता है कि नहीं रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, साइंस रहता है ना, साइंस रहता है। साइंस में कितने सेक्शन है? 3 रहता है। बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे तो ये तो जरूर रहता है। और इसके साथ साथ आपका ना स्टैटिक जीके छोड़ेगा नहीं। स्टैटिक जीके रहता है ना, स्टैटिक जीके का कोई हाथ पैर नहीं रहता है, कोई माई बाप नहीं है, बस कल याद कर लेना है। लेकिन स्टैटिक जीके जो होता है वो जीके जीएस से ही बनता है। कहाँ से? अगर किसी बच्चा को जीके जीएस पे कमांड है तो स्टैटिक जीके रखना पड़ेगा ज्यादा नहीं, तो मतलब कि अगर जीके जीएस पे कमांड है तो 60% स्टैटिक जीके उसको वहीं याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बाकी 40% वाला डाटा रटना होगा। क्लियर है ना। तो निष्कर्ष यही निकला कि का नाम था सर का कि सर कम से कम 1-2 महीना बच्चों के लिए आप मेहनत कीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जो कि इस मेहनत से हम बचना चाहते थे, है ना। ठीक है, तो मेहनत क्या है कि आपको डेली रात में 7:30 बजे, कितना बजे? 7:30 बजे 75 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। 6 बजे वाला तो चलते रहेगा, वो अगर आप नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7:30 बजे वाला कम से कम अटेंड करना होगा। उस 7-6 बजे वाला जो है मेनली जेएसएससी सीजीएल के लिए। किसके लिए? क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में टारगेट है उस बच्चे को हमको देना है ना। तो अगर मान लो उस सीरीज में आप 6 बजे नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना बजे जुड़ना होगा आपको? 7:30 बजे एकदम जुड़ना होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तब। और आप बीएसएससी बैच में बैठे हुए तो मेनली बीएसएससी पर फोकस किया गया है। किसके लिए? जितने भी अभी पूरे बिहार से लेके भारत में जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है बीएसएससी का, है ना, सभी का निचोड़ क्वेश्चन रहेगा इसमें। डेली 75 क्वेश्चन, कितना? 75 क्वेश्चन रहेगा। और आपको हम 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक में फिनिश कर देंगे। कितना बजे तक? आपको 75 क्वेश्चन बताएंगे और लगभग अगर 2 महीना अगर चला तो बताइए कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 75 × 60 बताइए कितना? 4500। और एक क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा तो 10 क्वेश्चन उसे निकल के आएगा। कितना? 45,000 ना। इंडिया के कोई भी बुक में 45,000 क्वेश्चन दिया है एक साथ? 45,000 दिया है। लेकिन अगर आप लोग साथ दीजिएगा, सब जुड़िएगा, कम से कम एटलीस्ट 100+ रहना चाहिए लाइव में, तब हमको एनर्जी आएगा। आप कहीं ना कहीं सेट मारते होंगे, आप 2 दिन खाली जुड़ के देखिए हमसे, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। उसके बाद सेट लगाइए, धड़ाधड़ बनेगा क्वेश्चन, गारंटी है मेरा, ठीक है ना। तो बताइए टोटल अगर 2 महीना टिक गए हम लोग तो कितना उठा लेंगे? 45,000। इसके लिए दीपक सर कहे कि डेली हम आपको 1 लीटर दूध पिलाएंगे, है ना, ठीक है। और मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। जा करके बोतल खरीदे हैं डेली 1 किलो दूध लेने के लिए कि सर मेरे तरफ से 1 लीटर डेली दूध रहेगा, लेकिन ये काम आप कीजिए, है ना। हैं? अरे नहीं, गाय वाला है जी, ठीक है। तो देखिए मेनली क्या है ना कि हम लोग चाहते रिजल्ट, ठीक है। बीएसएससी में आप सब लोग रिजल्ट दे दीजिए, हाँ, उसके लिए ये है। बाकी हमको मेहनत करना होगा, ऐसे आसान काम नहीं है। डेली 75 क्वेश्चन का 150, किसी दिन 2 घंटा भी हो जाए, किसी दिन 3 घंटा जा सकता है। जब अंदर घुस जाएंगे क्वेश्चन में तो 3 घंटे जा सकते हैं। मान लो फिजिक्स का कोई थर्मोडायनेमिक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो भैया हम आपको वहाँ कैल्सियस, फॉरेनहाइट, रॉबर, थॉमर ये सब बताएंगे ना, क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फॉरेनहाइट क्या होता है, कैल्सियस क्या होता है, रोमर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल के पूरा ऑपरेशन कर देंगे जो क्वेश्चन आएगा। तो आपको ना बहुत जल्दी फास्ट याद होगा कि नहीं होगा। तो ये सेशन में सब लोग जुड़ेंगे, बोलते हैं लेकिन खाली आप जुड़ते नहीं हैं, हाँ? लेकिन स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है,
75 क्वेश्चन का। और बाकी देखिए यहाँ पर जो भी सेट मारते हैं मैथ रीजनिंग का तो सॉल्यूशन मिल ही जा रहा है, ठीक है। हम भी कोई ना कोई बुक से ही उठाएंगे 75 क्वेश्चन जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सब दमदार रहेगा। क्लियर है? तो ये 16 तारीख से शुरू होगा। कब से? 16 तारीख से शुरू होगा। घर से दही चूड़ा खा करके बढ़िया से 15 जनवरी को आइए, है ना। 14-15 को आपका छुट्टी रहेगा, 14 और 15 2 दिन, ठीक है। जहाँ नहाना होगा पुनपुन नहाइए। हमारे यहाँ आस्था है भाई, मकर संक्रांति के दिन पुनपुन स्नान करना या फिर गंगा स्नान करना। जैसे अभी गंगा घाट पे बन रहा है ना साफ सफाई, कितने लोगों ने आते गंगा नदी में स्नान करने के लिए, मकर संक्रांति के दिन आते हैं ना। लेकिन हमारा बिहार का लोकल इधर गया ये सब के लिए पुनपुन नदी मान्य है। कौन सा नदी? कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं ना उसको। तो कार्तिक पूर्णिमा का अगर नहीं स्नान कर रहा होगा तो एक वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लीजिएगा कार्तिक पूर्णिमा का। पिछले बार हम गए थे, ठीक है। जन्म के बाद पहली बार गए थे जमहोर। हाँ, देखे कि इतना भीड़ था, पैर रखने का जगह भी नहीं। और हमारी वाइफ जाके अनाउंसमेंट करवा रही है कि भुला गए हैं और हम वहीं पे खड़े हैं। हाँ, आधा लड़कन जानता था जमहोर का, सुधीर सर। दूसरा स्टूडेंट कह रहा सर मैडम उधर अनाउंसमेंट करवा रहे थे। बताइए, अरे औरंगाबाद में सब पढ़ने आता था ना, तो भाई सब तो जमहोर का भी आता है। जमहोर के बहुत स्टूडेंट हमसे पढ़ा है, ठीक है। हमको लगता है कि करीब 500 बच्चा पढ़ा होगा वहाँ का, है ना। हाँ आगे समझिए ना। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा रहा, लेकिन जानते हैं इसके लिए ये जब रिजल्ट गारंटी देगा, 100% रिजल्ट दे देगा। अगर ये सक्सेस हो गया ना प्लान, तो 100% एकदम गारंटी की रिजल्ट होगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 100 को आप लोग जरूर जुड़िएगा क्लास का, है ना। जुड़िएगा एकदम चैलेंज के साथ, एकदम फुल लेंथ डिस्कशन चलेगा, फुल लेंथ डिस्कशन। समझ में आया? पूरा 8 सब्जेक्ट भरा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली बस आप जुड़े रहिएगा, एनर्जी मेरा हाई रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, और ये होगा प्रांसी IAS एकेडमी पे। कहाँ होगा? हाँ, प्रांसी IAS एकेडमी पे होगा। लिख लीजिए जिनको नाम नहीं पता है, ठीक है। 4 टोटल आपको 4045 क्वेश्चन हो जाएगा। 10 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 45,000। आप इस चैनल का नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक। बहुत लोग बोलते हैं सर लिंक नहीं मिला, बोलते हैं कौन सा चैनल है। तो 7:30 बजे प्रतिदिन हम लोग किस पे आएंगे? आप 6 बजे वाला में नहीं भी जुड़िएगा तो कोई दिक्कत, डाटा बचा के रखिएगा, ठीक है ना, है ना। ये इसमें पूरा एनर्जी लगा के। और आज आपको कितना बजे आना है? आज कितना बजे आना है? 6 PM में आना है। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी को बताएंगे ना, इकोनॉमिक्स के सारे पॉइंट को बताएंगे, ठीक है। अगर खाली पॉइंट अपने दिमाग में आप सेट कर लिए ना, तो समझिए इकोनॉमिक्स में आप 50% सीख गए सही। क्लियर है? तो आपको तो पढ़ा हुआ इस बैच में इकोनॉमिक्स खत्म है, आपको और मजा आएगा इस सेशन में, ठीक है। तो आज कितना बजे आना है यहाँ पे? 6। बाकी प्रतिदिन कितना बजे आना है? 7:30 बजे। आपके लिए स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया है? अरे क्वेश्चन तो वही रहेगा भाई, दरोगा का एग्जाम दीजिए या BPSC का एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन रहता है, टॉपिक वो वही ना रहेगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछेगा तो भाई लेवल खाली अप डाउन रहेगा, टॉपिक तो वही रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना? चलिए, हाँ 16 से। कितना तारीख से? 16 जनवरी से इस पर रहेंगे, है ना। सर का भी नाम रखिए कम से कम भाई, 1 लीटर दूध का, इसमें कोई पैसा मिलने वाला नहीं है ना। कितना मुश्किल से दूध का जुगाड़ हुआ है, समझ रहे हैं ना। हाँ, 16 तारीख से एकदम आग बबूला रहना है आपको भी और हमको। BSSC में रिजल्ट हो जाएगा। और अभी बिहार में वैकेंसी आया हुआ है किसका? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएट बन गए हैं, उसका फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। पेमेंट कम से कम रहेगा तो आपको लाख के राउंड में रहेगा पेमेंट, और आराम के नौकरी है ना। आराम के कुछ ऐसे भारत में नौकरियां हैं, कुछ ऐसे पोस्ट हैं, है ना, कि जिनको मार्केट में कोई जानता भी नहीं है कि ऐसा भी पोस्ट होता होगा। हाँ, ये नौकरी करते हैं लेकिन पेमेंट है 1 लाख, पेमेंट है 1.5 लाख, है कि नहीं? ठीक है। तो आपको ना मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ब्लॉक ना एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है
है ना। और ये वाला अगर सेशन आप कंप्लीट कर लिए तो एकदम मेरा तो चैलेंज है कि आप बीपीएससी के पीटी तक क्वेश्चन एक बार में देख के बना लेंगे। क्लियर है। और इतना डेप्थ में हम क्यों पढ़ा रहे हैं, बताइए, इतना डेप्थ में, है ना। ये पूरा आपको बीपीएससी लेवल चल रहा है, समझ रहे हैं ना, याद करना है आपको। चलिए आगे आइए, देखिए मथुरा और कहाँ था, वृंदावन था ना, तो मथुरा और वृंदावन था, मथुरा और वृंदावन था, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में, हाँ, और एक बता रहे थे आपको कहाँ, बुंदेलखंड के पठार ना। तो ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है ना, इस बुंदेलखंड के पठार में एक राजा था, हिंदू शासक राजा, जिसका नाम था, है ना, विद्याधर। क्या नाम था, विद्याधर था। अब समझिए यहाँ पे कहानी। जब महमूद गजनवी, है ना, कनौज के पर आक्रमण करता है, कब, 1018-19 ईस्वी में, तो राज्यपाल जो था, हिंदू शासक राजा, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है, सरेंडर बोलना, ठीक है। जब आत्मसमर्पण करता है ना, तो क्या हुआ कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों से सर्वाधिक सोना प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, सोना, और क्या प्राप्त हुआ, चांदी। महमूद गजनवी कहता है, बाप रे, छोटा सा मंदिर में इतना सोना प्राप्त हुआ, तो हमारे पूर्वज ने बोला था कि गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, जो कि खाली खिड़की और दरवाजा सब सोने के बनल है। किसका, तो वहां जाएंगे तो और वहां भी लूटेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये आत्मसमर्पण किया ना, तो विद्याधर जो हिंदू शासक राजा था, उस क्षेत्र के जितने भी हिंदू शासक राजा थे, सबको ये मीटिंग बुलाया। क्या बुलाया, तो उस क्षेत्र के सभी हिंदू शासक को क्या बुलाया, हिंदू शासक को क्या बुलाया, शासक का क्या किया, मीटिंग किया, ठीक है, मीटिंग किया। अब एक और आपको बात सुना रहे, देखिए, मान ली कोई अगर बीपीएससी मेंस लिखने का मन कर गया, नॉलेज रहेगा तो मन करबे करेगा। अगर मन कर गया तो कहीं कहीं होता है ना, जैसे यहाँ पर हम मीटिंग को इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिख दे, इसी को कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि, तो बीपीएससी के एग्जाम में अगर आप मेंस लिखेंगे और अगर हिंदी वर्ड आपको नहीं पता है, इंग्लिश से पता है, तो उसको इंग्लिश में ना लिख करके मीटिंग हिंदी में लिख दीजिए, ऐसे मीटिंग। इतना वहाँ पे कंसिडरेबल है, मतलब कि आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, कॉपी चेक होगा, अच्छा नंबर मिलेगा। समझ में आया। तो मेंस में ऐसे सिखाया जाता है कि अगर देवनागरी लिपि में अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में लिख दीजिए, देवनागरी लिपि में नंबर मिल जाएगा। वहां पे ये नहीं सोचना है कि स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो क्या करें। समझ में आ रहा ना। तो बताइए, तो यहाँ पे क्या है कि शासक जो मीटिंग किया, मीटिंग में यह हुआ कि भाई राज्यपाल को कहा गया कि भाई तुम कहे आत्मसमर्पण कर दिया, लड़ाई क्यों नहीं किया। राज्यपाल कहा कि भैया क्या है, वो तो बड़ा शासक था, मर जाते, इतना सेना लेके आया था, ठीक है ना। हुआ क्या कि विद्याधर क्या किया कि इसको मरवा दिया, हत्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। और जब इसको हत्या करवा दिया तो विद्याधर, हाँ, हत्या करवा देता है, तो किसको पता चला, महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी, तो रुक अब तोरे पास आते हैं, हाँ। महमूद गजनवी के पास कौन आया, सॉरी, विद्याधर के पास कौन आया, महमूद गजनवी, मतलब गजनवी यहाँ पर आया, ठीक है। तो महमूद गजनवी अपने सेना को लेकर के कहाँ आता है, विद्याधर से लड़ने। कहाँ पर, बुंदेलखंड का पठार। विद्याधर से लड़ाई तो लड़ता है, लेकिन भाई इन लोग का एक टाइम डिसाइड होता है, ठीक है, कि हम लोग कल इस मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। और जब डिसाइड हुआ कि इस मैदान में कल लड़ाई लड़ेंगे, और रात में क्या हुआ, तो रात में भाग गया, है ना, भाग गया। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे तो ये बातें ऐसे चल रहा था, इस तरह की कहानियां ऐसे चल रही थी। जीत किसकी हो गई, महमूद गजनवी का ना। महमूद गजनवी का जीत हो गया। तो जब जीत पे जीत होते जाता है तो कॉन्फिडेंस क्या बढ़ते जाता है। जब जैसे कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड हुआ, बढ़ते गया, तो महमूद गजनवी अब किधर चला, सोमनाथ का मंदिर की तरफ। कहाँ चला, सोमनाथ का क्या। और उस समय, जिस समय ये सोमनाथ के मंदिर पर जा रहा था, उस समय यहाँ पे चौना, हाँ ठीक है, कौन वंश थे, हैं, चंदेल वंश थे। कौन सा, चंदेल वंश था। चंदेल वंश के शासक का नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था, भीम प्रथम को ही कहा जाता था मूल राज प्रथम। क्या, मूल राज प्रथम, ठीक है। तो ये थे मूल राज प्रथम, है ना। और जैसे ही मूल राज प्रथम, भीम प्रथम के पास सूचना आता है कि भैया अब महमूद गजनवी आंधी तूफान की तरह पूरा सेना को लेकर के आ रहा है, तो भीम प्रथम भी अपना पूरा सेना को खड़ा करवा देते, कल बताए थे, है ना। फिर वो उसके सेना आता है, सर काटने लगता है। ये लोग बचने के लिए कुछ सेना क्या करता है, सो जाता है।
है ना, सोमनाथ मंदिर को आकर के क्या करता है, लूट लेता है। ये कब लूटा, 1025 ईस्वी में ना, कई बुकों में 1026 लिख देता है, ठीक है ना, लेकिन 25 याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में आकर के यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, क्या लेके जा रहा था, सोना चांदी ना, तो सोना चांदी लेके जा रहा था, सोना और क्या, बीच रास्ता में कौन मिला, खोखरों के जाट ना, और खोखरों के जो जाट थे, है ना, इन लोगों क्या थे, बहुत बड़ा क्या थे, लुटेरे थे, ठीक है। अनेगों ने लगभग कितना लूट लिया, 60% लूट लिया। कितना परसेंट, 60% इन लोगों ने लगभग क्या किया, लूट लिया। ये अपने आप में कितना था, परसेंटेज पढ़े है ना, किसी भी चीज को मानना है तो अपने आप में 100%, ठीक है। अब देखिए 60% लूट लिया, तो भाई खोखरों के जाटों के विरुद्ध लड़ने के लिए आया था कौन, महमूद गजनवी। कब आया था, 1027 ईस्वी में आया था ना। ये इसका अंतिम आक्रमण था। कैसा आक्रमण, अंतिम आक्रमण था। यही तो पूछता है ना एग्जाम में, बताइए, इसे घुमा करके आपको याद रखना है। क्लियर है, इसका पीडीएफ, स्क्रीन पीडीएफ आपको चल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिए। अब जब यहां तक हो गया तो अब कुछ कुछ बातें एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी जो था, कौन, महमूद गजनवी जो था, ये महमूद गजनवी, हाँ, अपने साथ एक दार्शनिक को भारत लाया था। किसको लाया था, दार्शनिक को कहाँ लाया था, भारत लाया था। हाँ, तो भैया जो दार्शनिक भारत आया होगा ये कौन था, तो महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले इतिहासकार और कवि थे। क्या थे, तो महमूद गजनवी के जो दरबार था, काम दरबार, इस दरबार में रहने वाले कौन क्या कहलाते थे, इतिहासकार, और क्या कहलाते थे, कवि, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकार थे जो इसके दरबार में रहते थे, है ना, और वो अपना ज्ञान देते रहते थे। किसको, महमूद गजनवी। तो एक का नाम था उत्बी, क्या नाम, सॉरी, हाँ उत्बी था अल बरूनी, क्या, अल बरूनी नाम था, ठीक है। एक का नाम था उत्बी, क्या नाम था, एक का नाम था फिरदौसी, क्या नाम था, फिरदौसी। एक का नाम था वैहाकी, क्या नाम था, सब एग्जाम में पूछेगा आपसे, वैहाकी, ठीक है। और आगे क्या है, एक का नाम था, वैहाकी है ना, बहुत सारा है। एक का नाम है आपका उजारी नाम था, क्या, ऐसे नाम था, लेकिन मेन ये 4 गो का याद रखिए, है ना। एक का नाम था तुसी, क्या नाम है, एक का नाम था उसरी भी, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, मेनली कितना याद रखना है, ये 4 एग्जाम में ज्यादा पूछता है, सबका नहीं पूछता है, ठीक है। याद रखिएगा, अल बरूनी, उत्बी, फिरदौसी और क्या, एक का नाम फरात भी था। क्या नाम था, बारात नहीं, फरात, है ना, क्या नाम था, फरात भी नाम था। फरात तक पूछता है, तो 1 2 3 4 और क्या, इन लोगों का नाम याद रखिएगा, है ना। इन लोगों को आप क्या करेंगे, नाम याद रखेंगे। तो बताइए, अल बरूनी, है ना, उत्बी, फिरदौसी, बैहाकी और फरात, ये किसके दरबार में रहते थे, बोलिए, महमूद गजनवी के दरबार में ना। फिरदौसी कभी भी भारत नहीं आया था, और ये लिखा था शाहनामा। क्या लिखा है, शाहनामा का लेखक कौन, ऐसा कहा जाता है इतिहास के पन्ना में कि भाई उत्बी इतना, सॉरी, फिरदौसी इतना तेज तरार इतिहासकार था कि बिना भारत आए, है ना, और सिर्फ यहाँ के बातों को सुनता था कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत में पहाड़ है, भारत में नदियां हैं, भारत में पर्वत है, झील है ना। तो कहा अपने, है ना, शाहनामा में लिखा कि दुनिया का अगर सबसे अच्छा जगह धरती पर है जिसको स्वर्ग की संज्ञा दिया जा सकता है, वो है जम्मू कश्मीर की घाटी। इसको, जम्मू कश्मीर की घाटी को स्वर्ग की संज्ञा दिया था कौन, फिरदौसी दिया था। क्लियर है ना सबको, तो फिरदौसी। तो बताइए कि कितना ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्बी है ना, उत्बी जो था, अरे फिरदौसी था। तो कहा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा इतिहास कौन लिखने में तेज था, उत्बी तेज था, ठीक है। और तेज तो सभी थे,
लेकिन सबसे ज्यादा वफादार में लिखने में कुतबी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण कवि का नाम बताइए, कौन? कुतबी नाम था। महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला इतिहासकार कवि भारत आकर के भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को एक किताब में संकलित करता है। उसका नाम क्या? अल बरूनी। अल बरूनी को ही अबरेहान मोहम्मद बिन अहमद के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं? अबरेहान मोहम्मद बिन अहमद। ठीक है, अबरेहान, अबरेहान क्या? मोहम्मद बिन क्या? अहमद, कासिम नहीं, अहमद। ठीक है, इसी को कहते हैं अब्बू रेहान। क्या कहते हैं? ऐसे अब्बू रेहान, है ना। तो बताइए अल बरूनी को 3 नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, तो अल बरूनी को कहते हैं अबरेहान मोहम्मद बिन क्या? अहमद। इसी को क्या कहते हैं? अब्बू रेहान। यही अल बरूनी से है ना, जब भारत आया तो सब भारत के क्या देखा? सामाजिक, क्या देखा? और क्या देखा? आर्थिक, और क्या देखा? राजनीतिक ना, राजनीतिक, और क्या देखा? अरे धार्मिक, बोलिए। और पर्यावरण को भी तो देखा होगा, जी जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य से नहीं मिला होगा। तो ये सबको देखा, देख करके किताब में संकलित कर दिया। उसका नाम था तहकीक हिंद। क्या नाम था? तहकीक ए क्या? अब तहकीक हिंद को ही एक और नाम से जाना जाता है, किताबुल हिंद। क्या कहते हैं? किताब उल क्या? हिंद कहते हैं। इसी को रेहना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेहला अलग होता है, रहना अलग होता है। रेहला कौन लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। मोरक्को के रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को के रहने वाला था इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? रेहला नामक। नोट में यहीं पर चिपका दीजिए ना, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। तो आप लोग का स्क्रीन चला जाएगा, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है, कौन आया था? हाँ, इब्न क्या? बतूता। और इब्न बतूता क्या लिखा? रेहला नामक क्या? पुस्तक लिखा। बताइए एक बार में इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना? याद करेंगे ना? इतिहास तो पूरा जुबान पे रहेगा। क्या बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नहीं है ना? आगे देखिए आप, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए एक चीज और, महमूद गजनवी जो है ना, ये जो महमूद गजनवी है, ये महमूद गजनवी को इराक का जो खलीफा था ना, इराक का खलीफा कौन? इराक का जो खलीफा था, एक खलीफा ने इसको 2 उपाधि दिया था। कितना? यामीन उदौला का उपाधि दिया ना था। यामीन क्या? उदौला। और यामीन है ना उदौला, और एक यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया था। कौन दिया था? इराक के खलीफा। इराक की राजधानी कौन था? बगदाद। तो कभी कभी इराक नहीं लिखा हो रहेगा तो वहां क्या लिखा हो रहेगा? बगदाद। तो बगदाद के खलीफा, उसका नाम था अल कादिर बिल्ला। क्या नाम था? अल कादिर बिल्ला। और अल कादिर बिल्ला ने 2 उपाधि दिया था महमूद गजनवी को। एक है यामीन उदौला और एक का नाम था यामीन उल मिल्ला। ये दोनों एग्जाम में पूछा गया, सारे के सारे पूछे गए एग्जाम में। ठीक है ना? सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रहेगा। बताइए इतिहासकार का नाम दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था? एटलीस्ट 5 का नाम हो याद होना चाहिए। अल बरूनी, कुतबी, फिरदौसी, बैहाकी और क्या? फराद। क्लियर है? अल बरूनी भारत आया था, फिरदौसी भारत, ये सब भारत नहीं आए थे। कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी का क्या नाम है? अबरेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसी को क्या कहते हैं? अब्बू रेहान कहते हैं ना, अब्बू रेहान। याद हो जाएगा। फिरदौसी कौन से पुस्तक? शहनामा। शहनामा में ये जम्मू कश्मीर की घाटी को क्या कहा? स्वर्ग। पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो क्या है? जम्मू कश्मीर है। कभी गए हैं? गए हैं? नहीं गए हैं? चलिए रिजल्ट लाइए, सब लोग चलेंगे हम लोग जम्मू तवी एक्सप्रेस गया स्टेशन से बैठेंगे, है ना? पूरा बोगी फुल रहेगा। दीपक कॉम्पिटेटिव का पूरा
नवयुवक, हाँ नवयुवती, ठीक है ना। पूरा जम्मू कश्मीर का हम लोग सैर करेंगे, कटरा घाटी जाएंगे, फिर कटरा घाटी होकर त्रिकुट पहाड़ी पे चढ़ेंगे, है ना। त्रिकुट पहाड़ी के बाद वैष्णो मंदिर जाएंगे, उससे पहले भैरव बाबा के गुफा में घुसना पड़ता है। फिर त्रिकुट पहाड़ी पे ऊपर जाएंगे तो वैष्णो मंदिर का दर्शन करेंगे, उससे पहले स्नान करना पड़ता है। बहुत सारा नल लगा हुआ रहता है, पानी ठंडा ठंडा गिरता, लगा कि एकदम बर्फ बन गया, हाँ होता है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलें, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। तो 16 तारीख से जुड़ेंगे ना सब लोग, जुड़ेंगे तबे उस सेशन को हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। आपको ना 75 नहीं 45,000 क्वेश्चन याद करवा देंगे 2 महीना में, जब तक आपका बीएसएससी का एग्जाम ना खत्म हो जाए। समझ में आया? लेकिन आप बताइए कि बीएसएससी का जो एग्जाम में जो हम क्वेश्चन कराएंगे खाली उसी एग्जाम में पूछेगा? सब एग्जाम के लिए कैपेबल है वो क्वेश्चन क्या? तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन कम से कम रहेगा तो 10 क्वेश्चन बनेगा उससे, क्लियर है। लेकिन उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन वो मेहनत के लिए एनर्जी तो भाई 1 किलो दूध तो जुगाड़ कर दिए दीपक सर, है ना, और बाकी का एनर्जी आप लोग को देना है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब महमूद गजनवी के कहानी हो गया एंड। महमूद गजनवी की कहानी आपको इतने सारे याद रखना है, क्लियर है। महमूद गजनवी के बाद आएंगे मोहम्मद गौरी। किसका? मोहम्मद गौरी की कहानी आई है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में समझिए क्या क्या कहानी है। मोहम्मद गौरी है ना, जिसको कहते हैं हाँ गयासुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम है? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मोहम्मद गौरी था ये गजनी के क्षेत्र में था। कहाँ पे? गजनी के क्षेत्र में अपने शक्ति को बढ़ाया और 1173 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के गद्दी पर बैठ गया। साम्राज्य के कहां बैठ गया? हाँ, गद्दी पर क्या हुआ? ये बैठ गया, समझिएगा पहले अभी, ठीक है। तो बताइए मोहम्मद गौरी ने गजनी के क्षेत्र में 1173 ईस्वी में अपने साम्राज्य के गद्दी पर क्या हुआ? बैठ गया। और इसको ना, इसका भाई का नाम था गयासुद्दीन गौर। क्या नाम था? इसके भाई का नाम था ऐसे गया क्या सुदीन क्या गौर। एक गोर पहाड़ी था, ये गजनी वाला क्षेत्र में इसका नाम क्या था? पहाड़ी था। यही पहाड़ी के नाम पर गौर, गौर से गोरी कहलाने लगे, ठीक है। हाँ, गौर से क्या? गोरी कहलाने लगे। अब देखिए 1173 ईस्वी में ये गजनी साम्राज्य के गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? मोहम्मद गौरी बैठ गया। और उसके बाद अपना भाई को कहता है ना कि भाई अब तुम गजनी संभालो और हम कहाँ चलेंगे? भारत की ओर चलेंगे। भारत पर हमको जाना है, भारत सोने की चिड़िया है, ठीक है। और भारत को हम वहाँ पे जाकर के साम्राज्य विस्तार करेंगे, वहाँ के संपत्तियों को हम लूट करके। और महमूद गजनवी क्या करता था? भारत के संपत्तियों को लूट करके और कहाँ पे जाके खर्च करता था? गजनी में। गजनी में वहाँ पे मस्जिद बनवाता था, है ना, ठीक है। और सोमनाथ के मंदिर में बताइए आपको कि शिवलिंग को लेकर के गया, तोड़वा करके सीढ़ियों पर लगवा दिया, ये सब काम किया था। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो था 1173 ईस्वी के बाद इसका मन करने लगा कि भैया आप कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। तो भारत आने के लिए इसको सिंध प्रदेश ना पहले आना पड़ेगा। तो सिंध प्रदेश जो आना पड़ेगा, तो सिंध प्रदेश का सबसे अच्छा जगह था मुल्तान। कौन था? इसी को ना कहते थे लैंड ऑफ गोल्ड। तो ये था लैंड ऑफ क्या? गोल्ड था, ठीक है। तो जैसे ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, और वो करता है 1175 ईस्वी में। कब करता है? तो बताइए मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब? 1175 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? यहाँ पर एक मुस्लिम शासक था, उस मुस्लिम शासक को हरा देता है मोहम्मद गौरी और यहाँ पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। जब यहाँ पे कब्जा कर लिया मुल्तान पर, तो इसको मन किया कि अब जाएंगे हम गुजरात। कहाँ? क्योंकि भैया लैंड ऑफ गोल्ड, तो दिमाग आया इसको कि गुजरात जाना है। गुजरात भैया सोमनाथ मंदिर वही था, ये तो इतिहास पढ़ चुका था पहले की। तो गुजरात सोचा आने के लिए। जैसे गुजरात सोचा, उस समय यहाँ का एक हिंदू शासक राजा थे जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। क्या नाम था? भीमदेव द्वितीय, ठीक है। इसको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। क्या? मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये जो भीमदेव द्वितीय थे, इनके माता का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। नायिका
देवी नाम था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये क्या हुआ कि जैसे सूचना मिलता है गुजरात में भीमदेव द्वितीय को, मूलराज यानी नायिका देवी को, इन लोग दोनों एक्टिव हो जाते हैं। और नायिका देवी भैया, हाँ, शासक के घर के रहने वाली महिला, दिमाग तो तेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जो शासक जिसके घर में है ना संपत्तियां ज्यादा रहती है, उस घर की महिला के बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, खाली खा के सुतर रहेंगे तो क्या होगा? संपत्ति लुटा ना जाएगा जी। जो नैकन नैकन धनी बनता है देखते हैं, उसकी बीवी खाली खाएगी और सुतर रहेगी। अब पुरानकन धनी का बीवी एक्टिव रहती है, वो सोचती है कि हम 20,000 कमाएंगे कहीं ना कहीं से। होता है कि नहीं होता है ना? तो आप देखिए यहाँ पर, तो गुजरात में भीमदेव द्वितीय, आप ही मूलराज द्वितीय, नायिका देवी, ये पूरा एक्टिव हो गए। नायिका देवी के प्रयासों से भीमदेव द्वितीय ने लड़ाई लड़ने के लिए एकदम एक्टिव थे पूरा। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, हरा देंगे। जैसे ही यहाँ पे आता है, ये समय था 1178। कब था? 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी और हार जाता है। यानी मोहम्मद गौरी यहाँ पे क्या किया था? जीत गया था और यहाँ पे हार गया था। कौन हराया था? भीमदेव द्वितीय। उनकी माता का नाम? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार मोहम्मद गौरी कहाँ हारा था भारत में? गुजरात में। कब हारा था? 1178 में। कौन हराया था? भीमदेव द्वितीय। उनके माता का नाम? नायिका देवी का ही ज्यादा रोल था, मतलब इन्हीं के ज्यादा दिमाग चल रहा था हराने के लिए, और हार गए। कौन हार गया? मोहम्मद गौरी। जब हार गया तो वापस फिर यहाँ से कहाँ चला गया? मुल्तान चला गया। बेचारा फिर वहां सोचने लगा क्या करे, है ना। उसी ना जब सोचने लगा, उसी दौरान क्या हुआ कि भारत में, कहां पर? भारत तो सिंध प्रदेश था ना, अब ये भारत है। तो भारत में 2 राजपूत वंश थे, 2 हाँ राजपूत वंश के शासक थे। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान, एक का नाम क्या था? पृथ्वीराज क्या? चौहान। इनके पृथ्वीराज चौहान को एक और नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम है? पृथ्वीराज क्या? और इनका नाम है ना राय पिथौरा। क्या नाम है? राय पिथौरा। राय छौरा नहीं लिख दीजिए, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, या फिर क्या है ना राय पिथौरा, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के एक दोस्त का नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ना, तो इनके दोस्त का क्या नाम था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई एक पुस्तक लिखा था पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। बताइए क्वेश्चन कहां से पूछेगा? ये तो पूछेगा, समझ रहे हैं ना। तो भारत में 2 राजपूत वंश था, एक को कहते हैं पृथ्वीराज चौहान और एक था आपका जयचंद। क्या नाम था? जयचंद के पुत्री का नाम था संयोजिता। पुत्री का नाम क्या था? संयोजिता। कुछ इतिहासकारों का ये ना चंद्रबरदाई की पुस्तक जो लिखा हुआ ना पृथ्वीराज रासो, तो इस पृथ्वीराज रासो में ही कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान है ना संयोजिता से प्यार करते थे, ठीक है ना। लेकिन जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान से पटता नहीं था, क्योंकि ये भी हिंदू शासक राजा, ये भी हिंदू शासक राजा, और भी हिंदू शासक राजा थे। पृथ्वीराज चौहान अपने आप को सुपेरियर समझते थे और सबको परेशान करते रहते थे बीच बीच में, ठीक है। तो भैया परेशान करते रहते थे, तो जयचंद बोला ना कि भाई जब भी मौका मिलेगा इसको तड़पाएंगे। तो ये अपनी बेटी संयोजिता का स्वयंवर रखे। क्या रखे? स्वयंवर रखे, ठीक है। और स्वयंवर रखे तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। जब पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, अपमानित हो गए। अपमानित हो गए, भाई इतना हम बड़ा शासक है, हमको यहाँ नहीं बुलाया गया है। पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़ा पर बैठते हैं और बढ़ करके, बाकी सूचना तो मिल ही रहा था सब भाई कनेक्शन था तो सूचना नहीं मिलेगा कब आ रहा है, कब माला डलाएगा, कब सीढ़ी चढ़ेंगे, कब निकल रहे हैं, सूचना सब मिल रहा था। अरे ऐसी ना लड़की जयमाला से पहले फरार हो जाती है, क्या नहीं होती है? बिना सूचना के सूचना मिलते रहता है क्या? आगे ये देखिए, क्या फिल्म बना है दीपिका चौहान के साथ? बहुत सारा फिल्म है ऐसे। चलिए देखिए, हो गया तक, आगे समझिए। स्वयंवर रचाया था, है ना। और इस स्वयंवर में संयोजिता, है ना, बैठी थी जयमाला पर, ऐसे इतिहासकारों का कहना है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, अपमानित थे, अपने घोड़े को लेकर के गए, स्वयंवर से दौड़ती हुई आई, घोड़ा पर बैठी और फरार लेके चले गए,
पृथ्वीराज चौहान लेकर के, जब पृथ्वीराज चौहान लेके चले जाते, जयचंद को इतना हिम्मत नहीं था कि लड़ सकता था, लेकिन सभी को सूचना दे सकता था कि भाई ऐसा ऐसा घटना हुआ है। लेकिन और भी जितने क्षेत्रीय राजा थे इस समय, हिंदू शासक राजा, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, तो जयचंद बोला कि अब क्या करें भाई, कोई ना कोई तो ऑप्शन हमको ढूंढना होगा बदला लेने के लिए। तो जयचंद क्या करता है ना कि एक पत्र तैयार करता है। क्या करता है? एक पत्र तैयार करता है, और वो पत्र भेजता है मोहम्मद गौरी के पास। आमंत्रण पत्र कहते हैं उसको। ठीक है, कहता है कि साहेब आपको मन है भारत पर आक्रमण करने का? हाँ, सुने हैं कि आपको भारत पर आना है इधर। ठीक, तो मोहम्मद गौरी बोला भाई नेकी और पूछ पूछ, है ना, होता है ना कहावत, नेकी और मतलब कि हमको तो मन है, थोड़ा सा उधर और हिम्मत मिल रहा है तो क्यों नहीं आएंगे। हाँ, हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी और ये दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, और जयचंद ने क्या करता है, मोहम्मद गौरी को सारी कमजोरियां बता देता है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। कहाँ? और ये था गहदवाल का शासक। कहाँ का शासक था? गहदवाल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जयचंद कहाँ का शासक था? गहदवाल का शासक था। लेकिन जब ये पृथ्वी मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई लड़ा था तो ये चंदावर के मैदान में लड़ा था। कहाँ? चंदा। आगे बात करेंगे। तो बताइए पृथ्वीराज जो चौहान था ये दिल्ली में बैठा हुआ था, बहुत शक्तिशाली हिंदू शासक राजा थे जिसको पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा भी कहते हैं, है ना। हुआ क्या कि जैसी सूचना मिलता है मोहम्मद गौरी एक पत्र भेजता है। किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। पहले कौन पत्र भेजा था? किसको भेजा था? मोहम्मद गौरी को। इस पत्र को आमंत्रण पत्र कहते हैं। क्या? आमंत्रण क्या? पत्र। अब मोहम्मद गौरी कहा कि भैया ये तो ऑप्शन मिला है, इसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो आता है इसके पास। पहले क्या होता था ना कि जब शासक दो लड़ते थे ना तो पत्र के माध्यम से सूचना दिया जाता था पहले, भैया आपको हमको लड़ने का मन है, आपसे हमको लड़ने का मन है। अभी इसे कोई बोलेगा? लेकिन पहले ऐसे बोला करते थे सब, पत्र जाता था, कहते थे कि ना आपसे हमको लड़ने का मन है। पृथ्वीराज चौहान कहा करे भैया इतने बड़ा प्रतापी राजा, हम हिंदू शासक राजा, और हमको कह रहे हैं कि लड़ने का मन है, तो ये ना बोलेंगे, और ना बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। ना बोलने का मतलब आत्मसमर्पण, ना बोलने का मतलब, और आप आत्मसमर्पण करने का मतलब होता है अपमानित होना। फिर सारे अभी देखे ना दो हिंदू शासक राजा को जयपाल आत्मसमर्पण, राज्यपाल आत्मसमर्पण कर दिया, से विद्याधर मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद में जयपाल है ना क्या किए, 2.5 लाख दिनार दे करके वापस आया तो घुटन हो रहा था, जी नहीं पाए, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? तो जो आप प्रतापी है, जैसे मान लीजिए कि आप ही हाँ एकदम दिन रात पढ़ रहे, नौकरी लग गया, पदाधिकारी बन गए आप, अगर कोई आपको कोई ऐसा बात बोल दिया, सहन होगा? नहीं होगा। लेकिन अभी सहन हो जाएगा, अभी सहन हो जाएगा ना, लेकिन उस समय नहीं होगा। हाँ क्या? लेकिन अभी आप सहन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उस समय सहन करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कुछ आपको बोल देगा, पदाधिकारी है, गांव में जाइएगा, बोलेगा ये सब लुटेरा होता है पदाधिकारी, है ना, कुछ विकास नहीं करता है देश का, ठीक है, सब खाली घूस लेता है, तब ऐसे ही बोलिएगा, वहाँ पे लड़ाई कीजिए, पिटाना जाइएगा। दूसरे गांव में मान लीजिए आपके ब्लॉक पदाधिकारी आप बन जाइएगा, है ना, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बन जाइएगा, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाइएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जाके भाई गोड़ हाथ पड़िएगा ना कि वहाँ पे ठीक है जाके, नहीं, वहाँ पे नॉर्मलता से रहना है, और जहाँ पे नॉर्मलता गया मतलब गांव के आदमी भैया, है ना, अंग्रेज डरते थे पूरे सब लोगों से। अंग्रेज कभी पंगा लिया आम जनता से? नहीं लिया। आम शासक से पंगा लिया, सोचा शासक को ही दबा देंगे तो जनता तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन जनता से डर था, इसीलिए वो गद्दी पर बैठा नहीं। लास्ट में जब जनता बोला तब गद्दी पर बैठना शुरू किया। कौन? अंग्रेज। नहीं तो जनता एक बार टूट जाएगा तो कोई है उसके सामने? कोई नहीं है, ठीक है। अरे क्या हो गया है? दूध के इतना नाम ले रहे इसलिए आ रही है क्या ये? चलिए आगे ना, अरे आगे समझना था ना। देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ कि हाँ अब बताइए, उसको पता नहीं कि युद्ध होने वाला है, आवाज से मर जाएगी। अभी युद्ध होने वाला है ना, तराइन का प्रथम युद्ध शुरू होगा, द्वितीय युद्ध शुरू होगा,
अब वो आवाज में बचेंगे वो हैं? बताइए। देखिए हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी पत्र लेता है, पृथ्वीराज चौहान करता है भैया एक्सेप्ट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे ना, बोल नहीं सकता है। दोनों का डिसाइड हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। क्या तराइन का क्या प्रथम युद्ध, ठीक है। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। अब ये देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के हरियाणा वाला बॉर्डर पे हुआ। कहाँ पे? हरियाणा वाला बॉर्डर पे हुआ। तो कई बुक लिख देता दिल्ली के तराइन का मैदान, कई बुक लिखता हरियाणा का तराइन का मैदान, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र में था। कहाँ था? सीमावर्ती क्षेत्र में था, ठीक है। बात तराइन का युद्ध याद रखिएगा। तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? उस समय हुआ क्या करता था ना, दो शासक जब लड़ रहे हैं, कोई एक शासक अगर गिर जाता था, अपने आप को युद्ध के मैदान में अगर हाथ उठा के बोल दिया हम सरेंडर करते हैं, तो उसको जान से नहीं मारते थे लोग, छोड़ देते थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या किए, हरा दिए। मोहम्मद गौरी सरेंडर बोलता है तो पृथ्वीराज चौहान मारते नहीं है जान से, अगर सरेंडर नहीं बोलता तो जान से मार देते, पहले ही बार गेम आउट हो जाता, ठीक है। तो जब पहली बार लड़ाई लड़ा तो मोहम्मद गौरी सरेंडर बोल करके पृथ्वीराज चौहान की सारे शक्तियों को समझ चुका, ठीक है, कि क्या क्या सोच सकता है। अगर किसी से आप भीड़ रहे तो ना, अगर मान देख रहे अगला पार्टी बड़ियार है तो पहले थोड़ा सा भीड़िए, समझिए कि उसको क्या क्या अपना एनर्जी लगा सकता है, ठीक है। वैसे क्या हुआ कि एनर्जी लगाया, उसके बाद जयचंद का क्या साहब आप हरा नहीं पाए, है ना, हमारा आत्मा की शांति नहीं मिल रहा है। तो मोहम्मद गौरी बोल रहा है रुको ना एक बार और फिर तोरो हराएंगे, ठीक है ना। टेंशन क्या ले रहा है? और ये सोच रहा था कि ना कि भाई उसको हरा करके दिल्ली पर बैठा रहेगा और हम यहाँ रहेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मोहम्मद गौरी के मनसा क्या है, दोनों नहीं, मतलब भारत पे राज करना है। कहाँ राज करना है? भारत पे राज करना। तो आप बताइए यहाँ पे उसके बाद में फिर से पत्र जारी होता है और आता है 1192 ईस्वी में। इसको बोलते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ तो इस दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को आंख में तीर लग जाता है। कई बुक में लिखा रहता है कि तलवार का नोक ही गड़ जाता है, कोई कहता है कि मर ही गए थे फील्ड में, लेकिन आपको कुछ वो याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो दिल्ली पर अब कौन बैठ गया? मोहम्मद गौरी। जब दिल्ली पर जब मोहम्मद गौरी बैठ जाता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी कहता है कि भैया देखो ये भी परेशान करेगा, जयचंदो परेशान करेगा। तो जयचंद के पास पत्र जाता है 1194 ईस्वी में, हाँ, कि भाई तुमसे भी लड़ना है। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया जयचंद को, ठीक। लेकिन वही किस खेत के मूल्य था बताइए? जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा सकते हैं तो जयचंद किस खेत की मूल्य था? हले ये बोला कि भाई अब तो भाई मरना है, सब ये मरना भैया एक्सेप्ट का है, एक्सेप्ट कर लिया पत्र का, बोला लड़ेंगे ना, नहीं बोला, आत्मसमर्पण नहीं किया, बोला ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना ही है, ठीक है, चलो लड़ते ही लड़ते हैं। तो इन लोग का ना लड़ाई होता चंदावर के मैदान में। कहाँ? चंदावर का मैदान, है ना, चंदावर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है ना, चंदावर का क्या? पंजाब वाले क्षेत्र में था चंदावर का मैदान। एक गहदवाल शासक था। कैसा शासक? गहदवाल शासक। चंदावर के मैदान में वो एक झटका में हार गया। कौन? जयचंद हार गया। मतलब अब किसका राज हो गया दिल्ली पर? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के दिल्ली पर राज होगा। और मोहम्मद गौरी ने 3 दासों को, मतलब दास के रूप में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ खरीदा था समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें आती है, एंट्री मारते हैं ना, उनका कहानी शुरू होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, बचपन में सुरीली आवाज़ों में कुरान पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? कुरान। और आप लोगों को बता चुके हैं कि इस्लामिक ग्रंथ जो होते हैं 4 प्रमुख है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ठीक है। तो जब कुरान पढ़ते थे, हाँ, बचपन से ही कुरान पढ़ते थे, तो एक है ना नैसापुर के मार्केट था, गजनी में एक बाजार है नैसापुर। क्या है? नैसापुर, है ना। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है। एक व्यक्ति का क्या नाम था? देखिए, एक था गजनी में एक बाजार था और उस बाजार का नाम था नैसापुर। क्या? नैसापुर नाम था। और इस नैसापुर के बाजार में एक काजी रहते थे, उस काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। फखरुद्दीन अब्दुल क्या? अजीज क्या? ब्रेक चाहिए? अरे पढ़िए ना, पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी पढ़िए, ठीक। तो क्या नाम है काजी का बताइए? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी।
ये जो देखे ना कि भाई कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन, कुतुबुद्दीन, है ना, कुतुबुद्दीन क्या, ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ना बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, सुरीली आवाजों में पढ़ता है। तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और खरीद लेते हैं मतलब कि उसको अपने अंडर में रखने लगते हैं, उसको लाड प्यार देने लगते हैं, और देने के बाद ये इनका मालिक बन जाते हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक कौन बन गया, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि नैसापुर के बाजार में ये कुरान जब पढ़ रहे थे, और इस कुरान को पढ़ते समय जब सुरीली आवाज निकल रहा था, सुरीली क्या आवाज, ठीक है, आवाज जब निकल रहा था, तो वहीं से गुजर रहा था मोहम्मद गौरी। कौन गुजर रहा था, मोहम्मद गौरी गुजर रहा था। और मोहम्मद गौरी जैसे आवाज सुना, यहाँ जाता है, और जाता है तो कहता है कौन है भाई, तो देखता है कि यहाँ पे तो कुरान पढ़ रहा है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ना मतलब घूम घूम करके कुरान पढ़ा करते थे, और उससे पैसा कमाते थे, अपना इनकम जो भी होता था अपना खर्चा चलाते थे। कहाँ पे, गजनी के नैसापुर के बाजार में। कहाँ पर, नैसापुर बाजार में। अब आगे समझिए, मोहम्मद गौरी कहता है कि भैया इसको दे दो, तो इसको दे दो, तो इसका मालिक कौन, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा नैसापुर के बाजार में बेच दिया गया, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। खरीदा कौन, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के वो क्या बन गया, दास। क्या बन गया, तो मोहम्मद गौरी का दास बन गया। क्लियर है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसके दरबार में रहने लगे, मोहम्मद गौरी का। अब इतने वफादार था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर का पद दे दिया। अमीर क्या, आखुर का पद दे दिया। और अमीर आखुर का पद मतलब होता है कि सेना का प्रधान। क्या, सेना का प्रधान, अमीर आखुर, ठीक है। और अमीर आखुर का जैसे इसको पद मिलता है, हाँ, उसके बाद ये और वफादारी से काम करने लगता है। क्योंकि भैया और वफादारी से इसलिए कर रहा था कि अब इसको ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई है ही नहीं था, सिर्फ एक ही को कौन था, मोहम्मद गौरी। अब इसके सामने वफादारी दिखाना था, ठीक है। लगातार लगातार अपना कुतुबुद्दीन ऐबक वफादारी दिखाया जा रहा था। उसके बाद मोहम्मद गौरी कहा कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को, जाओ तुमको अब भारत का मंत्री बना देते हैं, भारत क्षेत्र का क्या बना देते हैं, तो भारत क्षेत्र का मंत्री बन गया। कौन बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो था अमीर आखुर के बाद मंत्री का पद धारण किया। और यही मंत्री का पद धारण करके और ये वापस आता है, फिर कहाँ आता है बोलिए, सॉरी, ये भारत आता है। और जैसे भारत आया तो भारत पे रहने लगा। तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जो नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद गौरी था, कौन, मोहम्मद जो गौरी था, ये मोहम्मद गौरी का 3 क्षेत्र विस्तार हो गया। कितने क्षेत्र, 3 क्षेत्र विस्तार हो गया। जिसमें पहला था गजनी। कौन था, है ना, गजनी था। हाँ, पहला था गजनी, और दूसरा का नाम था सिंध प्रदेश। कौन सा, सिंध प्रदेश है। और तीसरा का नाम है भारत। का भारत। तो गजनी में पूछा जाता है कि किसको बैठाया था मंत्री के पद पर। हाँ, और आपको बताइए, गजनी में बताया था ताज-उद-दीन याल्दोज को। ताज-उद-दीन क्या, याल्दोज। ताज-उद-दीन याल्दोज क्या था, तो मोहम्मद गौरी का भतीजा था। क्या था, भतीजा था, ठीक है। सिंध प्रदेश में बैठाया था नसीरुद्दीन कुबाचा को। नसीरुद्दीन क्या, नसीरुद्दीन कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा को बैठाया था, ठीक है। और यहाँ पे बैठाया था कुतुबुद्दीन क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया था। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है लाइन बाय लाइन। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत आया तो भैया ये लाखों का दानी था। क्या था, लाखों का दानी था। हाँ, और लाखों के दानी था तो इसको पैसा का कोई एहसास नहीं था, मंत्री था। यहाँ पे जो भी इसके क्षेत्र में जो गजनी मोहम्मद गौरी जो भारत में अपना क्षेत्र जितना जीता था, हाँ, उसका पूरा मंत्री था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पास पैसा बहुत था, पैसा बहुत था तो लाखों का दानी था। और यही लाखों के दानी होने के कारण इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को क्या करता था, खरीदा था। और कहाँ खरीदा था, तो दिल्ली के बाजार में खरीदा था। कहाँ, दिल्ली के बाजार में खरीदा था इसको, ठीक है। खरीदा था दिल्ली के बाजार से। हाँ, दिल्ली में खरीदा था। कहाँ पे, दिल्ली में। अब थोड़ा इल्तुतमिश की थोड़ी कहानी समझ लीजिए।
बाकी करेंगे इधर, बस थोड़ा सा इल्तुतमिश का नाम आया तो इल्तुतमिश 4 भाई था। कितने भाई? 4 भाई, और ये सबसे छोटा था, ठीक है, और बहुत सुंदर था, वरना जरूरत से ज्यादा, ठीक है। इतना सुंदर था कि पिताजी उसको बहुत मानते थे, इल्तुतमिश के पिताजी, बाकी तीनों बेटा के थोड़ा कम मानते थे। तो हुआ क्या ना कि उसके तीनों भाई को जलन होने लगा कि छोटका को इतना मानते हैं और हमने को नहीं मानते हैं। तो उन लोग प्लान किया ना कि ऐसा करते हैं ना, इसको मार देते हैं। इल्तुतमिश को क्या करते हैं? मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो पिताजी को पता चल गया कि भाई ये लोग जीने नहीं देगा इसको, ठीक है, इल्तुतमिश को जीने नहीं देगा। तो क्या किए इल्तुतमिश के पिताजी, इल्तुतमिश को लेकर के गजनी के बाजार में खड़ा हो गए बेचने के लिए, कि हमारा एक सुंदर बेटा है भाई, बेचना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आया लोग खरीदने गजनी के बाजार में। जब खरीदने आया तो ये कह रहे कि हम इतना लाख लेंगे, उतना लाख लेंगे, दाम थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे। हाँ? बता रहे हम, रुकिए। हाँ सर, हैं ना, ले लेते हम ही, ले लेते हम ही, ठीक। 5 मिनट में ब्रेक ले लीजिएगा। सर नहीं आएंगे, हम ही को लेना है पूरा। हाँ, पता था? नहीं, ऐसा नहीं था, मैथ का क्लास होप था, लेकिन सर बोले कि अब आज का इंजन गर्म है तो घर में रखिए, है ना, हमारा ठंडा है, हम सो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो फोन किए, बोले हम सो रहे हैं, आपका इंजन गर्म है तो लेते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप। हाँ, तो जैसे ही गजनी के बाजार में बेचने आया, किसको? इल्तुतमिश को। कौन बेचने आया? उसका पिताजी बेचने आया। तो भैया दाम था भाई, कोई 5 लाख 10 लाख ऐसे कोई दाम इतिहास के बुक में नहीं मिलता है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा बोल रहा था तो वहां पे नहीं बिक पाए वो, ठीक। अंतिम में वही मोहम्मद गौरी भी जा रहा था उस रास्ते से। मोहम्मद गौरी बोले भीड़ भीड़ क्या चीज का लगा हुआ है, चलो थोड़ा पता लगा लेते हैं। जैसे ही पता लगाने के लिए गए तो देखा कि एक सुंदर बालक है जिसको बेचा जा रहा है। तो मोहम्मद गौरी बोला भाई कितना दाम है? तो बोला 4 लाख रुपया। हाँ, मोहम्मद गौरी बोला कि भैया 2 लाख में देना है तो दे दो। इसके पिताजी कह रहे कि नहीं नहीं देंगे, 4 लाख दीजिएगा तो देंगे। तो बोला कि तुम चिंतो हम कौन हैं? हम गजनी के शासक हैं, साम्राज्य हैं, मोहम्मद गौरी। तो वो बोलता है ना कि गौरी रहिए चाहे कुछ रहिए, हमको इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। तो बोला है कि नहीं देंगे, हम इतना में देना है तो दो। तो वो बोलता है नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। तो बोलता है कि तब यहाँ नहीं बेचना, चलो ये मेरा साम्राज्य, भागो यहाँ से, ठीक है। तो इल्तुतमिश के पिताजी इल्तुतमिश को लेकर के दिल्ली के बाजार में आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही दिल्ली के बाजार में आते हैं तो यहाँ पे भैया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐसी संपत्ति लुटाता था, तो इसके लिए कुछ है? बोला कितना पैसे चाहिए? तो 4 लाख। लो ना भैया, 4.5 लाख लो, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लिया इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार से। कहाँ से? दिल्ली के बाजार से। तो बताइए, इल्तुतमिश को खरीदा दिल्ली के बाजार से कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ना। तो बताइए, तो खुदे ना दास था और ये भी खरीद लिया, तो इसको क्या बना लिया? इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है दासों का दास। एग्जाम में आता है ना कि इल्तुतमिश क्या था? तो दासों का, यानी गुलामों का गुलाम। किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? बस इतना यहाँ कॉन्सेप्ट था। आगे हाँ, अब क्या कीजिए, आप लोग ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे ना। नहीं 5-10 मिनट, आपको दिक्कत नहीं, अगला को मुझे दिक्कत होगा ना। तो ब्रेक ले लीजिए 5-10 मिनट का ना, उसके बाद शुरू करते हैं आप। और हाँ, एक चीज और, तो आप लोग याद है ना 16 तारीख से क्या होगा? 16 तारीख को तो आप लोगों को कहाँ जुड़ना है? कहाँ? ठीक है, 16 तारीख से। कितना तारीख से? 16 जनवरी से, ठीक है। कितना बजे? 7 PM में ना। कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस? 75 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस होगा, ठीक, जिसमें रहेगा जीके जीएस प्लस क्या? जीके जीएस प्लस
साइंस रहेगा। हाँ, अगर आप 75 क्वेश्चन करते हैं तो समझिए एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। हाँ, तो यानी कि एक दिन में आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं? 750 क्वेश्चन। तो डेली आपको 16 तारीख से प्रांसीय इस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है 7:30 बजे रात में। हाँ ठीक है, थैंक यू। ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं।